अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 66 शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसका क्या मकसद है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। डॉट नेट के अंदर और मैपिंग के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हैं, तो हम आज के लेक्चर में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और राइट साइड के ऊपर डेटाबेस है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग आप क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में कर रहे होते हैं, और जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस आप रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें डिफरेंट टेबल्स के दरमियान रिलेशंस होते हैं, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी टू मैनी। अब जब आपने डेटाबेस को प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करना है तो एक तरीका तो ये था कि आप यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरीज की फॉर्म में डेटाबेस एक्सेस करें, और दूसरा तरीका यह है कि आप एसक्यूएल क्यूरीज के बजाय ऑब्जेक्ट्स के ही फॉर्म में डेटाबेस को मैनिपुलेट करें। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के ही फॉर्म में डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है तो इसका मतलब यह कि किसी ना किसी तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। और ये रिलेशनल मॉडल में कन्वर्जन कौन करता है? ORM मैपिंग करता है। तो बेसिकली दरमियान के अंदर आपके पास मैपिंग लॉजिक होती है कि हमने इस ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से डेटाबेस के ऊपर मैप करना है, उसके लिए हम ORM मैपर यूज़ करते हैं। ORM मैपर का फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आप एसक्यूएल क्यूरीज की फॉर्म में डेटा मैनिपुलेट नहीं करते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स के ही फॉर्म में डाटा रिट्रीव कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के ही फॉर्म में डाटा अपडेट या सेव कर रहे होते हैं। तो ORM मैपर बेसिकली एक डेटाबेस मैनिपुलेट करने का तरीका है जिसके अंदर आप एसक्यूएल क्यूरीज की बजाय ऑब्जेक्ट्स के ही फॉर्म में डाटा को हैंडल करते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इस स्लाइड के अंदर हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को समझते हैं। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपर है जिसको यूज़ करते हुए आप डेटाबेस को मैनिपुलेट करेंगे यूजिंग डॉट नेट ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डॉट नेट के अंदर आपने अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है तो जो पहले आप कोड लिखते थे एसक्यूएल क्यूरीज की फॉर्म में डाटा एक्सेस लेयर के अंदर, वो अब आप नहीं करेंगे। अब आप डॉट नेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही तमाम के तमाम डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, यानी एसक्यूएल क्यूरीज का काम अब ख़त्म हो जाएगा यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अब हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के आर्किटेक्चर को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास को देखते हैं। DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास डेटाबेस के साथ एक एक्टिव सेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने डेटाबेस में से डाटा को गेट करना है या डाटा सेव करना है तो वो DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास के थ्रू ही किया जाता है। इसके अलावा इस क्लास के अंदर DB सेट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ टेबल्स के अगेंस्ट होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है डेटाबेस के अंदर, तो आपने प्रोग्राम के अंदर एक स्टूडेंट की क्लास बनाई होगी और इस क्लास को हम एंटिटी क्लास कहेंगे, और यहाँ पे फिर आएगा DB सेट स्टूडेंट, टी की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा। तो आपके पास टेबल्स के अगेंस्ट DB सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास के अंदर, और ये क्लास बेसिकली डेटाबेस के साथ एक एक्टिव कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और इसी क्लास के थ्रू हम डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटा सेव करते हैं। नेक्स्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर प्रोवाइडर। इसका क्या काम है? ये बेसिकली वो क्यूरीज जो कि आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर, उन क्यूरीज को एसक्यूएल के अंदर कन्वर्ट करता है। और EF कोर प्रोवाइडर के बाद है डेटाबेस प्रोवाइडर। डेटाबेस प्रोवाइडर एक स्पेसिफिक डेटाबेस इंजन को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे जो डेटाबेस प्रोवाइडर आएगा वो भी एसक्यूएल सर्वर के लिए आएगा। अगर आपने डेटाबेस MySQL यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे जो डेटाबेस प्रोवाइडर आएगा वो MySQL का आएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई और डेटाबेस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जैसे कि Oracle, तो यहाँ पे जो भी डेटाबेस प्रोवाइडर आएगा वो भी Oracle के लिए आएगा। डेटाबेस प्रोवाइडर क्या काम करता है? एंटिटी फ्रेमवर्क कोर प्रोवाइडर क्यूरीज जो उसने एसक्यूएल के अंदर कन्वर्ट की हैं वो डेटाबेस प्रोवाइडर को भेजेगा, और डेटाबेस प्रोवाइडर इन क्यूरीज को फिर डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और विजुअल स्टूडियो के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हुए डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। ये मैंने डिफ़ॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया और इस एप्लीकेशन की तरफ हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। डेटाबेस भी हम देख लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर अपडेट एक्सप्लोरर को ओपन करें और यहाँ पे देखें फ़िलहाल हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए जो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो भी हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। इस अप्रोच को हम कोड फर्स्ट अप्रोच कहते हैं जिसके अंदर डेटाबेस और टेबल्स आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोड के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो अब हम डेटाबेस क्रिएट करने से पहले
आपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के पैकेज को इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए हम इस ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है। अब हमने इंस्टॉल करना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और उसके लिए हम जाएंगे पैकेज मैनेजर पे और वहाँ पे जाके हमने सर्च करना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .sql सर्वर। ये ट्यूटोरियल एसक्यूएल लाइट के लिए, लेकिन हम एसक्यूएल सर्वर को यूज़ कर रहे हैं तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .sql सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, टूल्स, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क और उसके बाद लिखते हैं एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। इस पर क्लिक करें और इसका इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना है। हम एसक्यूएल सर्वर को इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल सर्वर का है। ठीक है, अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोग्राम पर और यहाँ से इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा ट्यूटोरियल पे आ जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट द मॉडल। अब हमने कौन सा मॉडल क्रिएट करना है। बेसिकली अब आपने जिस तरह का डेटा सेव करना है उसके अगेंस्ट आप मॉडल क्लासेस बनाएंगे। यानी कि अगर आप ब्लॉग और पोस्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे इन्होंने एक ब्लॉग की क्लास बनाई है और एक पोस्ट की क्लास बनाई है। हम एग्जांपल को सिंपल रखते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को सेव करना है। तो अब हम कोड के अंदर एक प्रोडक्ट की क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर हैं, इस पर राइट क्लिक करें और ऐड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और एक क्लास यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट। यानी कि आज के लेक्चर के लिए हम एक प्रोडक्ट की क्लास क्रिएट कर रहे हैं और इस क्लास के अगेंस्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एक टेबल भी क्रिएट कर देगा। उसका भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। एक कॉलम बना लेते हैं आईडी। ठीक है, फिर एक बना लेते हैं नेम और इसके बाद बना लेते हैं एक प्राइस। यहाँ पर एक बात नोट करें, ये जो प्रॉपर्टी हमने आईडी बनाई है इसके अगेंस्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की कॉलम क्रिएट करेगा। यानी बेसिकली आईडी जो प्रॉपर्टी है इसका नाम अगर आप आईडी रख रहे हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इसको एज अ प्राइमरी की कंसीडर करेगा और इसके अगेंस्ट जो कॉलम बनेगा वो बेसिकली प्राइमरी की कॉलम बनेगा। प्रोडक्ट की क्लास कंप्लीट होने के बाद दोबारा ट्यूटोरियल पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखें पोस्ट और ब्लॉग के साथ साथ उन्होंने एक और क्लास क्रिएट की है ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट। और ये क्लास किससे इनहेरिट हुई है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है। हमने स्लाइड में देखा था कि जो डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास होती है वो डेटाबेस के साथ एक एक्टिव कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है और इस क्लास के अंदर साथ साथ डीबी सेट टाइप की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और वो प्रॉपर्टी बेसिकली टेबल के अगेंस्ट होती हैं। तो इसी तरीके से अब हम एक कॉन्टेक्स्ट की क्लास अपने कोड के अंदर भी डिफाइन करेंगे और उस क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, ऐड न्यू क्लास, और जिम करते हैं उसका नाम देते हैं माई शॉप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, माई शॉप की कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्रिएट कर ली है और इसका हमने इनहेरिट करना है डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से। ठीक है, और नेम स्पेस इंक्लूड कर लेते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास के अंदर क्या काम करना है, एक तो हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे डीबी सेट टाइप की। ठीक है, डीबी सेट, और हमारे पास जो क्लास है एंटिटी क्लास बेसिकली प्रोडक्ट की है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा और इसका नाम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लास क्रिएट करने के साथ साथ दूसरा काम क्या करना है, आपने ओवरराइड करना है ऑन कॉन्फ़िगरेशन मेथड को। तो हम बेसिकली इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया यूज़ एसक्यूएल लाइट। हमने क्या करना है, यूज़ एसक्यूएल सर्वर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़ एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर आ जाएगा और यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो फिर इनकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसका हम रिमूव कर देते हैं और अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने कॉपी करना है। तो डेटाबेस पे आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर आए कंट्रोल सी प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल वी। तो हमारी जो एसक्यूएल सर्वर की कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है। यहाँ पे आपने एक काम करना है कि इनिशियल कैटलॉग यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है।
तो आपने मास्टर की जगह पर यहाँ पे लिखना है उस डीबी का नाम जो आपने क्रिएट करना है। जैसे कि हम लिखते हैं माई शॉप डीबी। माई शॉप डीबी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो डेटाबेस क्रिएट होगा उसका नाम होगा माई शॉप डीबी। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट की क्लास भी कंप्लीट हो गई है। डीबी सेट टाइप की हमने प्रॉपर्टी बना ली है जो कि प्रोडक्ट के टेबल को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके अलावा हमने कनेक्शन स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे पास कर दी है। नेक्स्ट अब हम दोबारा ट्यूटोरियल को ओपन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मैं अब हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पैकेज मैनेजर में सबसे पहले हमने एक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स का पैकेज इंस्टॉल करना है, और उसके बाद लिखना है ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट। अब ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन बेसिकली वो कोड क्रिएट करेगी जिसके थ्रू डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले हम इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। टूल्स पे आते हैं, दोबारा से आते हैं, और यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर की बजाय एंटिटी फ्रेमवर्क टूल को सर्च करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे पैकेज आपके पास आ गया है, इसको सेलेक्ट कर लें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ठीक है, टूल का पैकेज इंस्टॉल हो रहा है आपके पास, और यहाँ पे अब आपके पास इंस्टॉल हो गया है। पैकेज तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास एक एरर दिखा रहा है, और ये एरर कहाँ पे, माई शॉप कॉन्टेक्स्ट की क्लास में। तो देखते हैं इस क्लास में हमारे से क्या गलती हुई है। क्लास ओपन करें, और यहाँ पे देखें आपके पास एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रही है, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, सेव करें, सेव करने का बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करें तो एक एरर है, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड। अच्छा, ये एरर है क्योंकि अब हमने प्रोग्राम की क्लास में से सारे कोड को रिमूव कर दिए थे। तो यहाँ पे हम आते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि ये मसला भी हल हो जाए। EF core। ठीक है, फिलहाल एक हमने राइट लाइन की स्टेटमेंट लिख ली है। दोबारा बिल्ड करें तब हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, ट्यूटोरियल ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास कमांड थी, इस कमांड को हमने पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के लिए हम पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करते हैं, और यहाँ पर इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट का कमांड एग्जीक्यूट किया, स्टार्ट हुआ है, सक्सीड हुआ है, और इसके साथ साथ देखें आपका सिर्फ माइग्रेशन का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, और उसके अंदर इसने क्लास भी क्रिएट कर दिया। देखें, इस क्लास के अंदर क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट है जो कि प्रोडक्ट्स के टेबल को क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हमने इस डेटाबेस को भी क्रिएट करना है। अभी सिर्फ पैकेज क्रिएट हुआ है, फोल्डर कोड क्रिएट हुआ है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करेगा, लेकिन अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड है अपडेट डेटाबेस। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और दोबारा पैकेज मैनेजर कंसोल पे आते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें बिल्ड सक्सीड हो गया, डन आ गया। अब हम एचक्यूएल सर्वर को दोबारा ओपन करें, रिफ़्रेश करें, और यहाँ पे आते हैं डेटाबेसेस ओपन। देखें माई शॉप डीबी के नाम से एक डेटाबेस भी क्रिएट हो गया है। टेबल्स ओपन करते हैं, और देखें डीबी ऑफ प्रोडक्ट्स के नाम से एक टेबल भी क्रिएट हो गया। कॉलम्स में आए, आईडी प्राइमरी की है, नेम और प्राइस। तो अभी तक हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और टेबल भी क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हुए इस डेटाबेस में डाटा को ऐड करते हैं। डेटा को ऐड करने से पहले हम एक दफ़ा टेबल को भी व्यू कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, व्यू डाटा पे क्लिक करें, तो देखें फ़िलहाल अभी टेबल एम्प्टी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इस टेबल के अंदर डाटा को ऐड करना है। तो ट्यूटोरियल पे वापस आते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद सेव चेंजेस के मेथड को कॉल करेंगे। तो हम डाटा ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए मैं आ जाता हूँ प्रोग्राम के क्लास के अंदर, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें अभी क्यों नहीं आ रहा, हमें नेम स्पेस इंक्लूड करनी है। फर्ज करें p इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, और उसके बाद p डॉट नेम, फर्ज करें नेम हम दे देते हैं बाइक। फिर उसके बाद p डॉट प्राइस इक्वल टू फर्ज करें 45, और उसके बाद अब हमने इसको सेव करना है। इस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए अब हम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनाएंगे। तो वेरिएबल db डॉट कर देते हैं, वेरिएबल db इक्वल टू न्यू माई शॉप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे, और ऐड के फंक्शन में हम इस प्रोडक्ट को सेंड कर देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे db डॉट सेव। अब देखें यहाँ पे दो फंक्शन है, सेव चेंजेस और सेव चेंजेस एसिंक। हम एसिंक फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आप एसिंक फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं अवेट। ठीक है, इस कोड को सेव करें, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं।
एग्ज़ीक्यूट करें और हम एग्ज़िट हो गया। एग्ज़िट होने के बाद अब हम टेबल पे आते हैं, इस पर राइट क्लिक करें, व्यू डेटा करें और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करें तो देखें आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो गया। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी 1 आ गई है, प्रोडक्ट का नेम बाइक है और प्राइस 45। तो अभी तक हमने देखा कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हुए आप एक प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब आपने एसक्यूएल क्यूरीज को यूज़ नहीं किया, बैकएंड पे एसक्यूएल क्यूरीज खुद ही क्रिएट हुई हैं और उसने डेटाबेस के अंदर टेबल में डेटा को ऐड भी कर दिया है। अब जो प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर ऐड हुआ, अगर आपने इसकी आईडी गेट करनी है तो आप उसकी आईडी भी गेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं console.writeline, ठीक है, और console.writeline के अंदर आईडी को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट एडिट विद आईडी इक्वल टू, और हम यहाँ पे लिखेंगे p.id। ठीक है, यानी अगर आईडी की प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद एक्सेस करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आईडी आ जाएगी उस प्रोडक्ट की जो भी ऐड हुआ है। सेव करें, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। अब रन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एडिट विद आईडी 2। अब 2 क्यों आया, क्योंकि एक तो हम पहले ही ऐड कर चुके हुए थे और अब इसने दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया है। तो हम टेबल पे आते हैं, डाटा को रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें सेकंड प्रोडक्ट भी ऐड हो गया है विद सेम नेम विद सेम प्राइस। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम नाम ले देते हैं फर्स्ट इसका साइकिल। ठीक है, अब हम क्यों रख रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर में डाटा को गेट करेंगे तो अब हम वहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे और कंडीशन के बेस पे डाटा को गेट करेंगे। अच्छा, अब हमने डाटा ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम डाटा गेट करने का काम करते हैं, डाटा को रीड करने का काम करते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू अगर आपने डाटा को रीड करना है तो हम लिंक क्यूरीज को यूज़ करेंगे, और लिंक क्यूरीज आपने पहले ही सीख ली हुई है तो इसका मतलब डाटा रीड करना आपको पहले ही आता है। हम क्या करते हैं, db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट वेयर की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अभी वेयर नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेम स्पेस इंक्लूड करनी है डॉट लिंक। ठीक है, नेम स्पेस इंक्लूड हो गई है तो यहाँ पे आते हैं डॉट वेयर लगाते हैं, और अब हम किस प्रोडक्ट को गेट करते हैं जिसका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि बी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक हमारे पास बाइक है और एक साइकिल है। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन लगा लेते हैं पी डॉट नेम डॉट स्टार्ट्स विद, और किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। ठीक है, डॉट टू लिस्ट का फंक्शन यूज़ कर लें जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। फिर डॉट फॉर ईच यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाता हूँ, और फॉर ईच के अंदर हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन का स्टेटमेंट, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं p डॉट नेम। ठीक है, और उसके बाद p डॉट प्राइस, और हम id भी प्रिंट कर लेते हैं, और id प्रिंट करने के लिए लिखते हैं हम p डॉट id। सेमीकोलन ऐड करें और इसके बाद हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करें। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ऐड हुआ है और यहाँ पे देखें अब आपके पास 2 दफ़ा शो हो रहे हैं प्रोडक्ट, बाइक 45 1 और बाइक 45 3। 3 क्यों है, क्योंकि अभी हमने एक और प्रोडक्ट जो ऐड किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। डाटा गेट करना भी सीख लिया, अब डाटा को अपडेट करना सीखते हैं। ठीक है, रीडिंग भी हो गई है, और यहाँ पे हम एक कंसोल डॉट स्टेटमेंट भी लगा लें, कंसोल डॉट राइट लाइन अपडेटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अपडेट करने के लिए हमें पहले उस प्रोडक्ट को गेट करना है जिसको हमने अपडेट करना है। तो हम गेट करते हैं db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का मेथड जो होगा जो पहले प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे देखें हमारे पास, अच्छा पहले भी है तो हम इसको p2 कर लेते हैं। गेट करने के बाद इसकी हम प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। फर्स्ट करते हैं प्राइस चेंज करते हैं, प्राइस में हम लिख लेते हैं 90। ठीक है, और 90 लिख दिया, और इसके बाद अब हमने इसको सेव करना है तो हम लिखेंगे db डॉट सेव चेंजेस async। ठीक है, और यहाँ पे हम async फंक्शन के साथ अवेट भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं। पहले आप उसको गेट करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज अपडेट करते हैं और सेव चेंजेस के फंक्शन को कॉल करते हैं। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। ठीक है, पहले ऐड होगा, ऐड होने का शो में और अपडेट हो गया है। अब हम आते हैं टेबल के अंदर, डाटा को रिफ़्रेश करें। अभी देखें प्राइस 45 है, रिफ़्रेश करें तो देखें प्राइस पहले प्रोडक्ट की 90 आ गई है, और बाकी भी ऐड जो हुए तो वो भी नज़र आ गए हैं। डाटा को अपडेट करना भी सीख लिया, अब हम डाटा को डिलीट करना सीखते हैं। डिलीट भी हम इसी तरह से करेंगे कि पहले उस प्रोडक्ट को गेट करेंगे जिसको डिलीट करना है,
और फिर उसके बाद उसको रिमूव के फंक्शन में सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं एक P3 बना लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट में अब हम कंडीशन पास कर देते हैं। फर्स्ट के हम लिखते हैं P, वो पहला प्रोडक्ट गेट करे जो कि इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास रिटर्न हो। P डॉट प्राइस फर्स्ट करें गेट लेस देन है 90, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास कौन सा रिटर्न होना चाहिए, मेरे पास सेकंड रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड जो है यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस लेस देन 90 है, तो साइकिल बेसिकली रिमूव होना चाहिए। प्रोग्राम में आते हैं, P3 गेट हो गया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं db डॉट रिमूव, ठीक है। और रिमूव के अंदर हम इस P3 को पास कर देते हैं। रिमूव में P3 को पास करने के बाद हमने इसी स्टेटमेंट को दोबारा कॉल कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आते हैं, सेव चेंज एसिंग करते हैं दोबारा से। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। पहले ऐड होगा, ऐड होने के बाद डिस्प्ले हो गए हैं, डिस्प्ले होने के बाद आपके पास यहाँ पर डिलीट भी हो गया है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे देखें सेकंड नंबर हमारे पास डिलीट हो चुका है।